अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बहुत से दोस्तों के पैगामात आए हैं जिन्होंने मुझसे कहा है, ख्वाहिश ज़ाहिर की है, रिक्वेस्ट की है कि मैं इस बारे में इजहार ख्याल करूं कि ये जो कोरोना वायरस की वबा है ये कैसे फैली, क्यों फैलाई गई, इसके पीछे कौन है, कौन सा मुल्क इसका ज़िम्मेदार है, क्या अमेरिका इसका ज़िम्मेदार है, चाइना इसका ज़िम्मेदार है, इसके पीछे साजिश क्या है और इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है। तो इस हवाले से मैं कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि ये साजिश थी या नहीं थी, ये वक्त साबित करेगा कि ये साजिश थी कि नहीं। लेकिन मैं चंद हक़ाइक़ मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वो ये कि जब से ये वबा फैली है उस वक्त से आप देख लें कि दुनिया में तकरीबन पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पर इस वबा से अमवात ना हुई हो। ये अलग बात है, किसी मुल्क में ज़्यादा लोग मरे हैं, किसी मुल्क में कम। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप ये देखें कि जब कोई कत्ल होता है, कोई भी शख्स दूसरे शख्स को कत्ल कर देता है, ख़ास तौर पर जब माली मामलात हों, कोई माली लेन देन हो। यानी एक तो कत्ल ये होता है कि आपने गुस्से में आकर किसी शख्स को किसी भी बात पर कत्ल कर दिया। एक कत्ल होता है प्लान कत्ल, जिसकी आप बाकायदा मनसूबाबंदी करके आप कत्ल करते हैं। तो पुलिस या जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग इदारे हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका बेनिफिशरी कौन होगा। यानी अगर ये कत्ल हुआ है तो इससे बिल वास्ता या बिला वास्ता फ़ायदा किसको हो रहा है। एक तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। दूसरी चीज़, एक आम सी मिसाल है, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। ये जो नशा आवर अशिया फ़रोख्त करने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पर हेरोइन फरोश, ये सबसे पहले जिस बंदे को नशे पर लगाते हैं उसको मुफ्त हेरोइन देते हैं। उसको कहते हैं कि ये देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, ये सुकून देती है। और ये जब वो शख्स इस नशे का आदी होता है तो फिर उस पर ये हेरोइन अपनी मनमानी कीमत पर फ़रोख्त करते हैं। और हेरोइन का आदी शख्स अपनी ज़ात को बेच सकता है, वो कोई भी काम कर सकता है हेरोइन ख़रीदने के लिए या अपना नशा पूरा करने के लिए। यहाँ तक कि वो अपनी वालदा का जेवर बेच सकता है, अपनी बहन का जहेज़ बेच सकता है। और पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात आम देखने में आते रहे हैं और आते हैं। ये दो मिसालें आप ज़रूर ज़हन में रखें। अब आते हैं कोरोना वायरस की जानब। आप देखें कि जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तो दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियात ने, जिनको दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात ये कहते हैं, उन्होंने अपनी अपनी कंपनियों के शेयर्स बेच दिए जिसका वो कारोबार करते थे, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में। यानी वहाँ के शेयर खरीदने शुरू कर दिए और उसके रिसर्च पर लग गए, ताकि मुस्तकबिल में जब ये वैक्सीन तैयार होगी तो इसमें अरबों नहीं खरबों डॉलर का बिजनेस होगा। और जिन कंपनियों से वो ऑलरेडी वाबस्ता थे वहाँ पर उन्होंने जो कुछ कमाना था कमा लिया। अब वो सेचुरेशन पॉइंट पर वो कंपनियां चली गई थी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त दुनिया को पेपरलेस कर दिया गया। पेपरलेस से मुराद ये है कि अब दुनिया में कैश का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है वो ऑनलाइन, आप बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप एटीएम कार्ड के लिए लेन देन कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि मुख्तलिफ जगहों पर जितनी भी सहूलियात हैं हमें इस वक्त, जिनको हम सहूलियात कहते हैं, उसमें सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है। यानी मिसाल देता हूं मैं आपको कि अगर आप किसी जगह पार्क करते हैं गाड़ी और पहले आपको उतर कर उसमें कॉइन्स डालने पड़ते थे, लेकिन अब अपनी मोबाइल ऐप से आप वो पार्किंग का जो टिकट है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह जब आप गाड़ियों में सवार होते थे मुख्तलिफ ममालिक में, तो पहले आप कैश डालते थे या कॉइन्स डालते थे उस बस में या उस सबवे स्टेशन पर। अब आप कार्ड अपना टैप करते हैं। पहले आप इमिग्रेशन पर जाते थे तो आपकी पासपोर्ट पर स्टैंप की जाती थी, अब आप स्मार्ट गेट से अगर आपके पास कार्ड है तो आप बाहर निकल जाते हैं। पहले आप
एयरपोर्ट के ऊपर जाकर अपने जो बोर्डिंग कार्ड और टिकट वगैरह दे के चेक इन काउंटर से ये हासिल करते थे, अब आप घर बैठे हुए ये सब कुछ हासिल कर रहे हैं। पहले आप जाते थे तो आपको फिजिकली देखा जाता था एयरपोर्ट्स पर या किसी भी जगह आपकी शनाख्त के लिए। अब वहाँ पर फेशियल रिकग्निशन यानी चेहरे की शनाख्त करने वाले रोबोट्स या कैमरे रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें जिन कंपनीज ने बनाई हैं, ख़ास तौर पर ये गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान, अब आप क्या समझते हैं कि ये शुरू में तो मुमकिन है कि हुकूमतों को ट्रायल बेसिस पे ये मुफ्त दी गई हों, लेकिन बाद में जब ये एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाती है इसकी मुद्दत, तो फिर ये अपनी मनमानी कीमत वसूल करके आपको वो टेक्नोलॉजी फ़रोख्त करते हैं, क्योंकि आप उस टेक्नोलॉजी के आदी हो जाते हैं, क्योंकि आप सहल पसंदी, आसान पसंदी के आदी हो जाते हैं। ये एक साजिशी थ्योरी ये थी कि पूरी दुनिया को एक निज़ाम के ज़रिए अपने काबू में कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर मैं अपने घर से किसी भी मुल्क के सफ़र के लिए निकलता हूँ और द मोमेंट आई गेट माई वीज़ा, या उसके बाद मैं आई अप्लाई फॉर माई टिकट और गेट माई टिकट एंड देन आई गेट माई बोर्डिंग पास और ऑनलाइन जिसे आप कहते हैं चेक इन, तो उस वक्त से मुतलका ममालिक के कंप्यूटर में मेरा सारा डेटा आ जाएगा कि मैं अब घर से रवाना हुआ हूँ, रास्ते में मैंने अपनी गाड़ी का टोल अदा किया है, अब मैं एयरपोर्ट पे पहुँच चुका हूँ, अब मैं जहाज़ में सवार हो चुका हूँ, अब मैं फ़लाँ मुल्क में आ गया हूँ। फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए मेरी तमाम डिटेल्स, मेरे तमाम, उसके बाद मैं किस होटल में चेक इन हुआ हूँ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एक बड़े सुपर कंप्यूटर में। और कहा यह जा रहा है कि अब दुनिया को कोई एक कंपनी, एक मुल्क या एक शख्स कंट्रोल कर सकता है, यानी उसकी मूवमेंट्स को मॉनिटर कर सकता है। साथ ही साथ ये दलील भी दी जाती है कि अब दुनिया से जो ब्लैक मनी, ब्लैक इकोनॉमी है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी आपको जब सब चीज़ें अपने कार्ड के ज़रिए या अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ज़रिए अपना पैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो जो हार्ड कैश है, जो आपके हाथ में रुपए या नोट हैं, ये बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि हर जगह पे आपको कार्ड, और कार्ड आपको तब मिलेगा जब आपका अकाउंट होगा। अकाउंट आप तब खोलेंगे जब आपके पास वाइट मनी है, यानी काला धन है, तो आप ज़ाहिर अकाउंट नहीं खोलेंगे। आप चाहे $1,00,000 उठा के फिरें आगे, किसी जगह वो कैश काउंटर ही नहीं है, वहाँ पे कहें कि नहीं जी, आप सिर्फ अपना मोबाइल जो है वो चार्ज करवा सकते हैं अपनी कंपनी का, उसके लिए आप ऑनलाइन जाके इसको चार्ज करवाएं, हम कैश एक्सेप्ट नहीं करते। इस तरह की सूरत हाल भी पैदा हो रही है। दूसरी बात यह है कि अब यह भी कहा जा रहा है कि यह भी साजिशी थ्योरी है कि कोई एक माइक्रोचिप है जो कि कोरोना वायरस के पता चलाने के लिए आपके जिस्म के इस हिस्से में, यानी ये जो आप देख रहे हैं उंगली और इस अंगूठे के दरमियान इंसर्ट कर देंगे और उससे आपको कंट्रोल किया जाएगा, यानी एक शख्स को कंट्रोल किया जाएगा। मैं अब क्या बोलूं कि इस साजिशी थ्योरी को बनाने वालों ने क्या सोचा होगा। ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया के 7 अरब या 8 अरब जितनी भी आबादी है, 7 साढ़े 7 अरब की आबादी में आप वो चिप अंदर डाल दें, और उस चिप की कीमत अगर $100 है तो वो किस तरह लोग अफोर्ड करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह पोलियो की वैक्सीन तरक्की पजीर ममालिक में मुफ्त बांटी जा रही है, मुफ्त तकसीम की जा रही है, इसी तरह ये शुरू में ये आपको गरीब ममालिक में ये मुफ्त दी जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वैक्सीन है, जो कोरोना वायरस की मुबैना वैक्सीन जो अब मार्केट में आने वाली है, इस वैक्सीन के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों को कंट्रोल किया जाएगा। देखा जाएगा कि कोई शख्स भी जो है वो इतने अरसे तक जिंदा रह सके, कोई शख्स ये काम ना कर सके, उसके अंदर फर्टिलिटी या उसके अंदर ये औलाद पैदा करने की जो सलाहियत है उसको कंट्रोल किया जा सके। ये मुख्तलिफ थियरीज इस वक्त दुनिया में गर्दिश कर रही हैं और बड़े नामी ग्रामी साइंसदान और लोग इन थियरीज पर यकीन रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि ये खुदा का बनाया हुआ वायरस है, इंसान इसको ना बना सकता है, ना इंसान इसको कंट्रोल कर सकता है। ये जिस तरह आया है इसी तरह वक्त के साथ साथ ख़त्म अगर नहीं भी होता तो लोगों के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत इस हद तक पैदा हो जाएगी कि लोग अब इस वायरस को बर्दाश्त करना सीख लेंगे, इसके साथ जिंदा रहना सीख लेंगे। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर एक ऐसी लॉबी है जिसको आप ये कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की लॉबी है, और ये लॉबी
आइंदा सदारती इंतखाबात के मौके पर बड़ी हैवी फंडिंग करेगी। जिस तरह पहले अगर आपको याद हो तो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बहुत बड़ी डोनर्स हुआ करती थी। फिर उसके बाद रियल स्टेट के लोग आ गए, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज और कंपनियों के लोग जो हैं ये अमरीकी सदारती इंतखाबात में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले फ्लोर मिल मालकान, शुगर मिल मालकान यानी चीनी की जो मिलों के मालकान हैं वो, और रियल स्टेट के जो बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, बैंकर्स हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं एक सियासी जमात में। जब उसकी हुकूमत बन जाती है फिर उससे फवायद हासिल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब कहा जा रहा है कि अब जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर जो एडवाइजर हैं एंथनी फाउची, उनके बारे में यह कहा जाता है कि दर हकीकत वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज और ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इन्फेक्शियस डिजीजेस की वैक्सीन बनाती हैं या बनाना चाहती हैं, ये उनके एजेंट हैं जो कि इस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद हैं और ये पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, अमेरिका समेत। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि पहले दिन पूरे अमेरिका को लॉकडाउन कर देना चाहिए। ये वो शख्स हैं जिन्होंने, अगर ट्रंप ने एक दिन कोई ऐलान किया कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सदर ट्रंप गलत कहते हैं। और सदर ट्रंप में ये हिम्मत नहीं थी कि वो अपने एडवाइजर को गलत साबित करते। लेकिन ये अलग बात है, लोगों का ये कहना है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि एंथनी फाउची जो है वो इस वक्त उस माफिया के यानी वैक्सीन माफिया के सबसे बड़े एजेंट हैं अमेरिका के अंदर। इसी तरह पूरी दुनिया में अब आप देखें कि जब दुनिया में कोई भी वैक्सीन पेटेंट होकर मार्केट में आएगी और जब दुनिया में उसकी तलब लाखों करोड़ों में नहीं अरबों के हिसाब से होगी, अरबों की तादाद में वो वैक्सीन के खरीदार जब मौजूद होंगे तो उसको आप मनमानी कीमत पर बेच सकते हैं। बेशक आप उसको सब्सिडाइज रेट्स पर भी बेचें तो कितने की बेचेंगे? अगर वो एक वैक्सीन का जो एक आप जो भी कह लें, शॉट कह लें, या उसकी जो एक डोज है, अगर वो $10 की भी होती है और उसको अगर आप रफली 5 अरब अफराद से ज़रब दे दें तो ये अमाउंट कहाँ पर जाती है। इसी के साथ साथ कुछ लोगों का ये कहना है कि बिल गेट्स एक ऐसा शख्स है जो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट को खैराबाद कह के, दूसरे इदारों को जहां पर उसकी इन्वेस्टमेंट टीम को खैराबाद कह के, अब उसने अपनी सारी तवानाइयां और तवज्जो इस जानब मरकूज कर दी है कि वो किसी तरह ये वैक्सीन बना ले। एक तबका फिक्र ये है कि जिसका ख्याल है कि बिल गेट्स ये कार खैर कर रहा है, उसने अपनी सारी दौलत इस नेक काम में झोंक दी है। एक तबका ऐसा है कि नहीं, ये कार खैर नहीं कर रहा, बल्कि बिल गेट्स उन कुव्वतों का आलाकार बन के दुनिया को अपनी मुट्ठी में लाने की कोशिश कर रहा है। वो कुव्वतें जो इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लाना चाहती हैं, जो एक बटन के जरिए दुनिया पर कंट्रोल हासिल करना चाहती हैं बगैर किसी जंग के, जिसमें 5G टेक्नोलॉजीज, नैनो और पता नहीं क्या क्या। मैं तो जाहिर है कोई साइंसदान नहीं हूँ, मैं तो वो बातें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ, टेलीविज़न टॉक शोज़ में देखता हूँ, आलमी अखबारात में देखता और पढ़ता हूँ। अब फैसला तो आपने करना है कि क्या दिसंबर 2019 में जो दुनिया थी, क्या आज 5 महीने बाद दुनिया वो है? और अब आप खुद सोचें कि अगर आज दुनिया 5 महीने में इस कदर बदल चुकी है तो आइंदा 5 साल में दुनिया की हालत क्या होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।